हम लोगों ने बात की थी 121 तक, 122 इस पर बात होनी है और 122 की प्रैक्टिकल कंप्लायंस हमने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि 122 ये कह रही है कि जब आरोप पत्र यानी चार्जशीट सबमिट की जाए तो चार्जशीट में विभिन्न कॉलम्स होते हैं। आपने चार्जशीट अभी देखी नहीं, कोर्ट जाएंगे तो चार्जशीट देखेंगे, उसमें कई कॉलम बने होते हैं। तो कहता है कॉलम नंबर 7, इसमें अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन कोर्ट से हुआ है तो उसका उल्लेख किया जाएगा, और अगर अफेंडर किसी अन्य पुलिस स्टेशन का रहने वाला है और इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य पुलिस स्टेशन वहां चल रही है, क्योंकि अब जरूरी तो है नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उसी थाना क्षेत्र में अपराध करेगा जिस थाना क्षेत्र का वो रहने वाला है, ऐसा कोई कानून तो है नहीं। और हो तो जिसे अपराध ही करना वो कहूं तो मान लेगा, तो कहीं भी अपराध करेगा, और जहां अपराध होगा नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन वहीं होगा। क्यों? इसलिए कि 156(1) जो वर्तमान में 176(1) हो गई होगी। हमने बार बार कहा है, जब भी हम बेयर के सेक्शन बोले आप जरूर मिला लेंगे, मेरी गलती कतई नहीं कि अगर वो गलत हो। कोशिश होती है कि हमें बेयर याद रहे, लेकिन हमसे भी मानवीय क्षमताओं की अपेक्षा होनी चाहिए। एक समय हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो हमें आईपीसी सीआरपीसी हम रोज देख पाएंगे, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। इसलिए बेयर सेक्शन जब भी हम बोलें आप मिला जरूर लेंगे। तो 156 सब सेक्शन 1 या 176 175, तो 175 सब सेक्शन 1 जो बीएनएसएस इससे ताल्लुक रखती है, और 156 सब सेक्शन 1 जो सीआरपीसी से ताल्लुक रखती है। वो क्या कहती है कि एसएचओ उन सभी अपराधों पर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकारिता रखेगा, अर्थात उन सभी अपराधों के संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा जिन पर विचारण की अधिकारिता उस न्यायालय को प्राप्त है जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उसका थाना है। यानी यह सचो की जो इन्वेस्टिगेशन की ताकत वो आवश्यक रूप से संबंध रखती है न्यायालय की विचारण संबंधी अधिकारिता से। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन 177 टू 189 जो बीएनएसएस में भिन्न हो गए होंगे, उन सेक्शंस को समझे बिना आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो ताकत है उसका भली प्रकार से अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन मोटे मोटे में, क्योंकि अब सीआरपीसी बताने का समय नहीं है, वो तो ऑलरेडी बताई जा चुकी है, तो मोटे मोटे में यह सच हो उस प्रत्येक अपराध की विवेचना या इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा जो उसके थाना क्षेत्र में घटित हुए, लेकिन जिसके विरुद्ध वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा आवश्यक नहीं है कि वो भी उसी के थाना क्षेत्र का निवासी हो। वो जिस थाना क्षेत्र का है सामान्यतः उसने हो सकता है अपराध वहां भी किया हो, तो जो अफेंडर है वो जिस थाना क्षेत्र का रहने वाला है, नॉर्मली इस बात की संभावना ज्यादा है कि यदि कोई प्रीवियस कन्विक्शन उसके विरुद्ध होल्ड हुआ होगा, यानी पूर्व में अगर दोषसिद्धि उसकी की गई होगी किसी न्यायालय के द्वारा, तो वहां रिकॉर्ड आवश्यक तौर पर मौजूद होगा। और आपने देखा है जब हम लोग बीएनएस पढ़ रहे थे
कि अपराधों को दोबारा किए जाने की दशा में वर्धित दंड इसका उपबंध है। और अगर वर्धित दंड वाला मामला है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये कैसे की जाएगी? इस संबंध में सीआरपीसी का सेक्शन वही हमें याद रहता है, 211 सब सेक्शन 7 था, और वो एक विशेष तरीका आरोप की विरचना का इस संबंध में बताता था। लेकिन खैर वो बातें सीआरपीसी की हुई। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है अगर हुआ है तो इस तथ्य का खुलासा आरोप पत्र में होना चाहिए। हमने अब तक कहा कि प्रैक्टिकली इसकी कंप्लायंस हमने आज तक नहीं देखी है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि प्रीवियसली जिनको कन्विक्शन होल्ड किया हो उनके विरुद्ध दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके और आरोप पत्र लगाने की स्थिति किसी अपराध में आई हो और वो मेरे सामने आया हो। संभवतः ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिकल कंप्लायंस हमने नहीं देखी है। थ्योरेटिकली इसमें जरूर लिखा है, और वही आपको हम बता सकते हैं कि अगर वो कह रहा है कि कॉलम नंबर 7 जो आरोप पत्र का होगा उसमें जिसके विरुद्ध आरोप पत्र है उसका प्रीवियस कन्विक्शन यदि कोई है तो उसके डिटेल भरे जाएंगे, और यदि अभियुक्त दूसरे थाना क्षेत्र का रहने वाला है तो वहां के एसएचओ से प्रीवियस कन्विक्शन के डिटेल लिए जाएंगे और आरोप पत्र में भरे जाएंगे। किंतु यदि समय कम है, यानी वही 60 दिन और 90 दिन पूरे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन दैट टाइम, अदरवाइज बेल मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर समय कम है तो उस एसओ से जहां के थाना क्षेत्र का वो रहने वाला है डायरेक्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रीवियस कन्विक्शन की डिटेल भेजने का भी अनुरोध किया जा सकता है। कहता है पर्टिकुलर्स टू any previous convictions of an accused should be noted in column number 7 of the charge sheet. If the accused resides in another police station of the same district, the officer in charge of that station should be asked to give details of previous conviction, if any, and to send them to the public prosecutor direct if the time is short. अगर समय कम है तो सीधे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन ये कब है? जब वो सेम डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में निवास कर रहा हो। किसी अन्य पुलिस स्टेशन का है तो फिर चार्जशीट के कॉलम नंबर 7 में मेंशन किया जाना आवश्यक नहीं है, बाद में डिटेल्स भेजी जा सकती है, ठीक है ना। आगे कहता है भेजी जा सकती है, ये लिखा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल कोर्स यही है कि बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। 124 कहता है, आपको मालूम है कि सीआरपीसी की धारा 202 थी, अब आपका बीएनएसएस में कुछ हो गई होगी 225, उसका 225 का शायद सबसेक्शन 2 था, कितना था 202 सबसेक्शन, जिसमें पुलिस अन्वेषण के लिए, ठीक है, या किसी भी अन्य व्यक्ति से अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता था, ठीक है ना। वो किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता था कि वो क्या करे, अन्वेषण करे और मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जब मजिस्ट्रेट से परिवाद किया जाता था अंतर्गत धारा 200 और बीएनएसएस में 223 होगी। परिवाद ये क्या चीज है, 2D में लिखा था, पहले सीआरपीसी की धारा लिखित या मौखिक कथन बताता था, जो इस आशय से मजिस्ट्रेट से किया जाता था कि मजिस्ट्रेट स्वयं में निहित प्राधिकार का प्रयोग करे और जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है
उसे आहूत करके विधि अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये परिवाद जब किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा तो परिवादी इसकी सत्यता की जांच, यानी इसके कथन की सत्यता की जांच, इसे करने की अपेक्षा सीआरपीसी की धारा 200 में हुई है और उसे करने का तरीका वो भी वहां बताया है और उस पर विस्तार से चर्चा भी हो चुकी है। इसलिए उस चर्चा के विस्तार में जाना उचित भी नहीं है। और वहां यह भी लिखा है कि यदि मजिस्ट्रेट अपराध के होने के संबंध में, यानी परिवादी की सत्यता के संबंध में क्या करता है, उचित समझता है तो आदेशिका का जारी किया जाना स्थगित कर देगा, यानी संबंधित व्यक्ति को आहूत नहीं करेगा, बल्कि अपराध में और अपराध के किए जाने के तथ्य के संबंध में और जांच करने का निर्णय लेगा। और वो जांच धारा 200 में वर्णित प्रक्रिया उसके मुताबिक की जाएगी। और उस जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट पुलिस अन्वेषण सहित किसी भी अन्य व्यक्ति से अन्वेषण कराए जाने का निर्देश यह भी दे सकता है। और वहां यह भी लिखा है कि अगर पुलिस को अन्वेषण का निर्देश दिया जाता है तो सीआरपीसी के सारे हम कोड कर रहे हैं, तो सीआरपीसी के अध्याय 12 जो अन्वेषण की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है, उसमें यह एसएचओ को किसी भी अपराध के अन्वेषण के संबंध में जो शक्तियां प्राप्त हैं, वे सभी शक्तियां सिवाय व्यक्ति को न्यायालय के वारंट के, ठीक है, सिवा जो गिरफ्तार करने की उसकी शक्ति है, उसे छोड़कर बाकी सारी शक्तियां प्राप्त रहेंगी। और एसएचओ अन्वेषण की रिपोर्ट यह प्रस्तुत करेगा, लेकिन यह अन्वेषण की रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट नहीं कही जाएगी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है डेफिनिशन क्लास में। और वहां उसने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है 173(2), जो वर्तमान में 193(2) है, 193(3), उसके अंतर्गत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट चूंकि वो रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ये अन्वेषण की रिपोर्ट है, ना कि पुलिस रिपोर्ट। तो यदि ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है अन्वेषण किए जाने के लिए, ठीक है, यानी 97 में दर्ज एफआईआर के आधार पर अन्वेषण नहीं हो रहा, अन्वेषण न्यायालय द्वारा 202 या 225 के अंतर्गत दिए गए निर्देश के क्रम में हो रहा है। तो पहली चीज तो यह है कि यह जो आदेश है मजिस्ट्रेट का, यह तभी दिया जा सकता है जब 200 की कंप्लायंस हो चुकी हो, अदरवाइज ये नहीं दिया जा सकता। यानी 223 बीएनएसएस की कंप्लायंस हो चुकी हो, अदरवाइज ये नहीं दिया जा सकता। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हमने आपको पहले भी कहा, राजा कोई नहीं है, न न्यायालय और न ही सरकार, यह सरकारी अधिकारी है, सर्वोच्च कानूनी है। कानून कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कंक्लूड द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 200, ओनली आफ्टर दैट यू मे order for the investigation by somebody including police। इसलिए यहां लिखा है कि whenever the such a order will be made by the magistrate, तो क्या होगा, एसपी इस बात से सबसे पहले स्वयं को संतुष्ट करेगा कि क्या 200 की अपेक्षाएं या 223 की अपेक्षाएं पूर्ण की गई हैं, और उसके बाद अन्वेषण का ऑर्डर हुआ है। अगर उसे लगता है हां किया गया है, तब वो एसएचओ को डायरेक्ट करेगा कि अन्वेषण किया जाए।
और अगर उसे लगता है कि 200 की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करेगा और फिर अकॉर्डिंग टू दैट इस पैरा में लिखी हुई कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। और अगर एसएचओ अन्वेषण करता भी है तो भी एफआईआर के आधार पर जो अन्वेषण चल रहे हैं प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी, क्योंकि उनके संबंध में पीछे आ चुका है कि 4 वीक या 8 वीक में पुलिस ऑफिसर को कंक्लूड करना है इन्वेस्टिगेशन, और नहीं करेगा तो स्पेशल रीजंस बताने होंगे और वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीआईजी होते हुए स्टेट गवर्नमेंट तक जाएंगे और हो सकता है डिफॉल्ट बेल उसकी पोजीशन आ जाए। इसलिए यहां ये कहा है कि जो एफआईआर के आधार पर अन्वेषण चलना है प्राथमिकता उन्हीं को रहेगी। कहता है व्हेन एनी कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल of which a magistrate has taken cognizance under section 190A of the Code of Criminal Procedure is referred by him under section 202 to the police for investigation. The superintendent of police or the gazetted police officer in charge of the subdivision, yani SDM, must satisfy himself before forwarding the complaint to the police station concerned. ठीक है, that the provision of section 200 and 202 of the Code of Criminal Procedure have been fully observed. पहले वो अपने आप को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि 200 202 की कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, सबसे पहले वो यही करेंगे। उसके बाद नो केस in which the statement of the complainant has not been taken on oath by the magistrate under section 200 or in which the magistrate has not under section 202 record his reasons for holding that police investigation is necessary can legally be sent to the police for investigation. वो कहता है कि अगर 200 में कंप्लेनेंट के कथन अभिलिखित नहीं किए गए, ये 202 के अंतर्गत आदेश करते हुए मजिस्ट्रेट ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि संबंधित बात के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा राजा कोई नहीं है, मानते आप लोग ऐसे ही हैं कि मजिस्ट्रेट जैसे राजा है। इवन कन्फेशनल स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड किया है 164 का, ठीक है, उसकी भी एविडेंट्री वैल्यू कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या है, उसने कहा उससे केवल इतना ही तय होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में की जानी चाहिए। न्यायालय में उसकी बहुत कम वैल्यू होगी और अदालत में आप जाएं अभी वहां, क्योंकि कानून तो पढ़ना ही नहीं है, कानून तो अपनी इच्छा से निर्धारित करना, यह सोच लेना कि यह होगा और वही बताने लगना कि यही है। वहां आप देखेंगे तो सब ऐसे कहते मिलेंगे कि 164 के स्टेटमेंट में उसने कहा, तो हम तो कई बार झल्ला पड़ते हैं कि कहा होगा 164 के स्टेटमेंट में, तो क्या है, ठीक है, 164 का स्टेटमेंट, इसका साक्षिक मूल्य क्या है? इसका साक्षिक मूल्य तो सिर्फ इतना ही है कि वो साक्षी जिसका वो स्टेटमेंट है जब प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर परीक्षित हो, ठीक है, तो इस साक्षी के कथनों का जो वो साक्ष्य देने आया है तब करेगा, उन कथनों का समर्थन और खंडन इन कथनों से कर लिया जाए, इसके अलावा इसका क्या उपयोग है? और समर्थन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रिकॉर्ड नहीं करता। अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता तो समर्थन नहीं कर सकते, केवल खंडन, तब उसकी वैल्यू 161 के बराबर हो जाती है। लेकिन वहां ऐसी ही बातें चलती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां कानून तो देखना ही नहीं, वहां तो मजिस्ट्रेट ने कह दिया, बस हो गया। इसलिए यहां वो कह रहा है कि 202 में आदेश हुआ है, कोई आवश्यक नहीं।
अगर आपने रीजन्स रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं करेंगे वो अन्वेषण। और कई बार वहां होता है एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन, साहब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रही। ठीक है, और जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, ठीक है, अगर वो भी ठीक है उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के आप, तो फिर उन्हें भी लगता है कि अरे ये तो दुनिया पलट गई, और फिर जाने क्या क्या वो करते हो, अंततः उन्हें मुंह की खानी पड़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि कानून आपको मालूम हो। कहता है कि आप जो है ये नोट करें कि आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। और कहता है नो केस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट हैज नॉट बीन टेकन ऑन ओथ बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 or in which the magistrate has not under section 202 recorded his reasons for holding that police investigation is necessary can legally be sent to the police for investigation। साफ मना कर दिया उसने, नो इन्वेस्टिगेशन, ये शब्द का प्रयोग किया। कहता ऑल सच केसेस and all cases in which the reasons recorded for sending the complainant to the police are prima facie invalid be brought to the notice of the district magistrate by the superintendent of police before any further action is taken। ठीक है, अगर आपने कारण अभिलिखित भी किए लेकिन वे कारण वैध नहीं है, ठीक है, कारण अभिलिखित नहीं किए तो है ही है, ये 200 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए तब तो है ही है, कारण अभिलिखित भी किए किंतु वे अवैध हैं, तो भी ऐसे सारे केसेस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाया जाएगा एसपी के द्वारा। ठीक है, इससे पहले कि कोई एक्शन लिया जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ध्यान में क्यों लाया जाएगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में, हर जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी होती है, मॉनिटरिंग सेल होती है, उस मॉनिटरिंग सेल में डीएम, एसपी, जिला जज, सीजेएम, ठीक है, और आपका ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेल के अधिकारी, मेडिकल अफसर, ये सारे उसमें मेंबर होते हैं, उसमें डीजीसी ये भी मेंबर होते हैं, जेडी प्रोसिक्यूशन ये भी मेंबर होते हैं, और उसकी बैठक प्रतिमास जिला जज के चैम्बर में होती है। जिला जज के चैम्बर में इसलिए इस पर खूब विवाद चलता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हम तो आएंगे ही नहीं दोनों में, क्योंकि आपको लगता होगा ये लोग बड़े दिल के लोग होते हैं, बड़े दिल के, ये बहुत छिछोरे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता हम तो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, हम क्यों जाएं, नहीं जाते, वो अपने यहां से एसडीएम को भेज देता है, और ये भी उतने ही छिछोरे होते हैं। ठीक है, इनका भी ईगो आसमान छूता है, तो ये कहते हैं वो तो उच्च न्यायालय ने कहा है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देता है सर्कुलर, वो कहता डिस्ट्रिक्ट उच्च न्यायालय ने तो इसलिए कहा कि गरिमापूर्ण नहीं लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज कलेक्ट्रेट में जाएं, ठीक है, एक मतलब गरिमापूर्ण नहीं है, तो इंस्पेक्शन बंगला खुलवा लो, वहां बैठो। इस ढंग की क्लैशिंग खूब होती रहती है, लेकिन फिर भी सामान्यता नहीं भी होती है, चल जाता है काम। ठीक है, तो वो मॉनिटरिंग सेल बनाई इसीलिए गई है क्योंकि इसी ढंग के मामले हैं। ठीक है, तो फर्दर एक्शन अब बताया जाएगा कि साहब आपने ये भेजा है, इतना तो आपने 200 रिकॉर्ड किया, न कुछ किया, और आपने भेज दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शंस हैं, उसके बाद चैनल हैं, ठीक है, बात करने के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीजीसी को डायरेक्ट कर सकता है कि बात करिए, ये क्या किया है। ठीक है, उसके बाद चैनल होते हैं बातचीत के, इसलिए उसके ध्यान में लाया जाएगा। आगे की बात यहां नहीं लिखी है, लिखने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको गरिमापूर्ण ढंग से, ठीक है, सॉल्व करवा लेते हैं कि ऑब्जर्व हो जाए
और ठीक से सारा काम हो जाए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और इन्वेस्टिगेशन होनी है, नॉर्मली सब कुछ ठीक ही होता है, कभी कभार कुछ गड़बड़ हो तो भी कहता इन्वेस्टिगेशन विच द पुलिस आर जस्टिफिएबली ordered by the magistrate to take into complaint case under section 202 should be made as promptly as circumstances allow। परिस्थितियां यदि अनुमति दे रही हैं तो जल्द से जल्द, इसका मतलब परिस्थितियां अनुमति नहीं दे रही तो जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है तो तुम्हारी ये थोड़े ना इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसको पहले देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर कहता बट इन सो फार एज इट इज द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग टाइम फॉर सच इन्वेस्टिगेशन, केसेस व्हिच आर रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस अंडर सेक्शन 197 वन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विल ऑर्डिनरली टेक प्रेसिडेंस ऑफ कंप्लेंट केसेस व्हिच आर सेंट टू देम बाय मजिस्ट्रेट। 197 सब सेक्शन 1 मुझे लगता है गलत लिख गया है, आप लोगों में कितना लिखा है 157। हाँ ठीक है, 157 ही होना चाहिए। यानी जिनमें अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, यानी जो एफआईआर पर दर्ज है, ठीक है, एफआईआर पर दर्ज है, यानी परिस्थितियों से समय भी अगर मिल गया पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो भी इन्वेस्टिगेशन पहले वो उन मामलों में करेगी जो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले उनको और बाद में ये अन्वेषण किए जाएंगे। वहां खूब एप्लीकेशनें भी लगती हैं कि साहब 202 में इन्वेस्टिगेशन लिए भेजा था, आज 6 महीने हो गए रिपोर्ट ही नहीं भेज रहे हैं। हालांकि वो लोग भेजते जानबूझ के नहीं है, ऐसा भी नहीं वो बड़े दूध के धुले और सीधे लोग हैं, भेजते वो जानबूझ के नहीं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, थाने, हर थाने पे इतने मुकदमे दर्ज ही होते हैं, वो लिख के भेज देंगे कि साहब इस मुकदमा अपराध संख्या में विवेचना चल रही, इसमें चल रही, इसमें चल रही, इसमें चल रही, टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, क्या कर लेंगे आप उनका। ठीक है, तो उनके पास भी बहुत फंडे होते हैं, इनके पास भी बहुत फंडे होते हैं, लेकिन लिखा जो है वो हमें सैद्धांतिक रूप से जान लेना चाहिए। आगे फिर पैरा संख्या 125 में कह रहा है, ये कोई मतलब का नहीं बचा, क्योंकि अब अंग्रेज ऑफिसर या अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या करेगा तो ऐसी दशा आनी ही नहीं है, और अगर आएगी तो सामान्य प्रोसीजर फॉलो अप होगा। इसलिए 125 का कोई मतलब नहीं, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 126 कहता है, अब सामान्य बात की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। वो कहता है एनी एनालिसिस ऑफ द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज ऑब्जेक्शनेबल एंड इनकरेजेस डिसऑनेस्टी। संख्यात्मक कोई टेस्ट नहीं लगाया जाएगा अन्वेषण अधिकारी की एफिशिएंसी को आंकने के लिए कि तुमने कितने मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया, कितनों में सजा हो गई, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये डिसऑनेस्टी को फिर बढ़ावा देगी, फिर वो मार मार के कन्फेशन, ठीक है, झूठे एविडेंस गढ़ेंगे, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कहेगा वो, क्या कह रहा है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुड इंप्रेस ऑन ऑफिसर्स ऑफ ऑल रैंक subordinate to him that their efficiency will not be judged by statistical test but by the manner in which they perform their duties। वो ये देखेगा कि उनका जो कर्तव्य था, यानी उन्हें इन्वेस्टिगेशन जैसे करनी चाहिए थी, क्या उन्होंने उसी ढंग से की, रिजल्ट क्या हुआ इससे कोई लेना देना नहीं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगेगा। और इसीलिए जो यहां रोज लिख के भेजते रहते हैं जजमेंट में कि आईओ ने ये कर दिया और वो कर दिया, वहां कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां क्या स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेगा ही नहीं। आप ये बताओ कि ये ड्यूटी थी उसकी और उसने नहीं की, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी ही नहीं, वो नहीं की उसने,
मुकदमा छूट गया तो कोई क्या करे, ठीक है। तो स्टैटिकल टेस्ट नहीं लगेगा। ये आपका पैरा संख्या 125 में उसने स्पष्ट कर दिया, ज्यादा कोई इसका महत्व तो नहीं, इसलिए आप अपने आप भी देख सकते हैं। अच्छा, 127 कहता द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन बाय गवर्नमेंट टू द पोस्टल डिपार्टमेंट, काहे के लिए, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्ड्स बिफोर द पुलिस, अन्वेषण करते हुए पुलिस अधिकारी को, ठीक है। डाक तार विभाग, उससे भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। हालांकि इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के संबंध में सेक्शन 91 और 92 सीआरपीसी कुछ विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करती है कि पोस्टल डिपार्टमेंट से अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी डॉक्यूमेंट को मांगना है, तो जिला मजिस्ट्रेट, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन या उच्च न्यायालय का आदेश ये चाहिए। लेकिन वहां यह भी लिखा है कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी पुलिस उससे अपेक्षा कर सकता है कि जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त ना हो जाए तब तक आपकी अभिरक्षा में जो चीज है उसे आप अपनी अभिरक्षा में बनाए रखेंगे, ये नहीं डिलीवर कराओ, ठीक है। ये ठीक है कि विशेष प्रक्रिया का पालन करना है पोस्टल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी ऐसी बात नहीं है। तो प्रक्रिया का पालन हो गया और अब पोस्टल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी है तो कितनी होनी है, यह भी सवाल है, ठीक है। ये नहीं करेंगे आप कि किसी डॉक्यूमेंट में जो पोस्टल डिपार्टमेंट की अभिरक्षा में है उसमें विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित इंफॉर्मेशन है, आप सारी की सारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दो, ये नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने मॉडल बाइलाज, ठीक है, ऐसी दशाओं में पोस्टल डिपार्टमेंट को किस ढंग से काम करना है उसके लिए बनाया है। और वो क्या करें, लिखा है उन्होंने सी पुलिस गजेट ऑफ मार्च 1891, यानी उसमें बताया जा चुका है कि किस प्रकार से और कितनी सूचना वे देंगे, यहां भी बताया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स ऑफ ए पोस्ट ऑफिस शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन देम शुड बी गिवन, शुड शब्द का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मस्ट, शुड बी गिवन, देना चाहिए। ऑन द रिटन ऑर्डर ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर हु इज मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन करता हुआ प्राधिकारी है उसके द्वारा लिखित आदेश प्रस्तुत किए जाने की दशा में, वो सक्षम न्यायालय का हो, तुम्हारा हो, लेकिन लिखित आदेश होना चाहिए। यह प्रस्तुत किए जाने की दशा में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए हु इज मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बट ओनली दीज एंट्रीज इन द रिकॉर्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड which relate to the person or persons accused of the offense under investigation or which are relevant to that offense, ठीक है। जो अपराध इन्वेस्टिगेट हो रहा है उससे संबंध रखने वाली जो प्रविष्टियां हैं या जो अभियुक्तगण हैं उनसे संबंधित जो प्रविष्टियां हैं डॉक्यूमेंट में, सिर्फ वही डिस्क्लोज की जाएंगी पुलिस ऑफिसर के समक्ष, शेष नहीं, ठीक है। अच्छा, इन एनी अदर केस द पोस्ट मास्टर शुड विदाउट डिले refer for orders to the postmaster general who will decide whether or not under section 124 of Indian Evidence Act the information asked for should be withheld। अगर पुलिस ऑफिसर ये मांग कर रहा है कि आप उन प्रविष्टियों को भी डिस्क्लोज करें जो अपराध
या अभियुक्तगण से संबंधित नहीं है तो मामला पोस्टमास्टर जनरल को रेफर किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? पोस्टमास्टर के द्वारा। और चूंकि वो विभाग का प्रमुख है और 124 में विभाग के प्रमुख को यह हक दिया गया है, 124 एविडेंस एक्ट पुराना वाला, कि वो ये तय कर सकता है कि किसी सूचना का जो अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, प्रकटन लोकहित के लिए जरूरी है या नहीं है। हां, अभियुक्त या अभियुक्तगण या अंडर इन्वेस्टिगेशन जो ऑफेंस है उसके संबंध में सूचना मांगी जा रही है तो लिखित आदेश प्रस्तुत किए जाने की दशा में आपको दे देना चाहिए। अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो आप मना नहीं करेंगे। यू मस्ट रेफर दैट मैटर बिफोर द पोस्टमास्टर जनरल, जिसे पीएमजी कहते हैं। बरेली बैठता है वो, शाहजहांपुर का। पीएमजी के ऊपर सीपीएमजी होता है, चीफ पोस्टमास्टर जनरल। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस की संगठनात्मक संरचना है और पोस्ट ऑफिस के लेवल पर पोस्टमास्टर यही सर्वोच्च अधिकारी है। तो वो रेफर करेगा पीएमजी को और वो तय करेगा विभाग के प्रमुख की हैसियत में कि प्रकट किया जाए उस इंफॉर्मेशन को या प्रकट न किया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोकहित प्रकटन में है या प्रकट न किए जाने में। ठीक है, आगे कहता है नोट, when the information asked by a police officer is not available in the records of the post office, the police officer should be informed accordingly, irrespective of the question whether the information, if available, might not be given under the foregoing rule। यानी अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई सूचना मांगी है और आपके पास वो नहीं है तो फिर सीधे सीधे मना कर दीजिए। आपको इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में अगर होती तो आप इन्हें देते या पोस्टमास्टर जनरल को रेफर करते। ठीक है, यह विचार करना आपका काम नहीं है। सीधे सीधे बता दीजिए कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आगे 128 में कह रहा है, इन एनी लोकेलिटी इन विच देयर इज एन आउटब्रेक of the theft from goods trains, the superintendent of the government railway police will inform the superintendent of the police of the district concerned and concerted measures will be taken। मालगाड़ियों से सामान चुराए जाने की घटनाएं अगर विशेष क्षेत्र में, किसी जिले के विशेष क्षेत्र में बढ़ जाती है तो जो जीआरपी उसके एसपी हैं वो उस जिले के एसपी से कंसल्ट करेंगे और फिर दोनों मिलकर उसके लिए उपाय करेंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ। यानी पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये 98 से शुरू होकर और 128 पर समाप्त हुआ। अब सवाल ये है, पंचायतनामे की कार्यवाही। ठीक है, जो आम भाषा में पंचायतनामे की कार्यवाही बोली जाती है और जो कानून में मृत्यु समीक्षा अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस किस प्रकार की जाएगी, तरीका क्या होगा। मृत्यु समीक्षा यानी पहले तो आप मृत्यु समीक्षा करेंगे। मृत्यु समीक्षा का मतलब क्या हुआ कि इस शव की मृत्यु आखिर कैसे घटित हुई होगी। समीक्षा का मतलब यही होता है। यह प्राकृतिक मृत्यु है या अननेचुरल है। अननेचुरल है तो क्या किसी अपराध का किया जाना यह संभव है?
या अननेचुरल है, किंतु अपराध का किया जाना प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन अननेचुरल है किंतु अपराध का प्रकट नहीं हो, किया जाना प्रकट नहीं हो रहा, यह भी मृत्यु की समीक्षा ही है। और यह मृत्यु समीक्षा आपने की, ये क्यों मान लिया जाए? ऐसे तो आप कह ही देंगे कि हमने की, और करेंगे कभी नहीं। इससे पुलिस का फॉर्म नंबर 211 होता है, लगा होता है सीडी में, कहते पंचायतनामा निकालो, तो कोई पुलिस का फॉर्म नंबर 211 निकाल लिया जाता है। वो इसी में दिया है प्रारूप, उसका फॉर्म नंबर 211 वो निकालते हैं। और उस फॉर्म नंबर 211 में इंट्री, जो प्रविष्टियां कॉलम बने होते हैं, ठीक है, कॉलम में सबसे पहले लिखा होता है कि थाने पर उस सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, फिर लिखा होता है मृत्यु समीक्षा करने वाला अधिकारी, मृत्यु समीक्षा करने हेतु जहां गया उसका समय व स्थान, ऐसे करके उसमें कॉलम्स होते हैं। वो कॉलम मृत्यु समीक्षा करने वाला भरेगा, ठीक है, अन्यथा तुम कह दोगे हमने मृत्यु समीक्षा की और करोगे ही नहीं, या तुम करोगे वाकई और कोई कह देगा ने की नहीं। इसलिए मृत्यु समीक्षा जो आप करेंगे उसे प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा विहित प्रारूप पर, जिसे प्रारूप संख्या 211 ये कहते हैं, और जिसे कचहरी की भाषा में पंचायतनामा कहा जाता है। वहां आप सीडी में जैसे कर लोगे, सीनियर कहेगा निकालो पंचायतनामा, फट 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 खोला और निकल आता है वो फॉर्म नंबर 211, निकल आया पंचायतनामा, ठीक है ना। तो ये पंचायतनामा कैसे तैयार होगा? 129 कैसे तैयार होगा ये तो आगे बताएगा। 129 कह रहा है कि मृत्यु समीक्षा होगी और फॉर्म नंबर 211 पर लिखी जाएगी, ठीक है ना। और मृत्यु समीक्षा जब आप करेंगे तब आपको यह शक हो सकता है कि यह मृत्यु किसी अपराध का परिणाम है, ठीक है। यह क्लियर आपको पता होगा अपराध का परिणाम है, ठीक है ना। गोली के घाव हैं, ठीक है, लेकिन किस बोर की गोली है, कहां पर लगी है, उससे मृत्यु हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। क्योंकि नहीं हो सकती थी तो मामला कहां जाएगा? 304 में हो तो गई, तो संभाव्य थी, इस कोटि में आ गई और दिल में ही लगी है, ठीक है, तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में तब मामला हत्या में जा रहा है। इसलिए मृत्यु समीक्षा तो जरूरी है, ठीक है। तो मृत्यु समीक्षा आपने की, इस तथ्य का उल्लेख उस प्रारूप पर किया जिसे फॉर्म नंबर 211 या कचहरी की आम भाषा में पंचायतनामा कहते हैं। और उसके बाद मृत्यु समीक्षा का परिणाम इस रूप में भी हो सकता है कि शव का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ये होना चाहिए, और इस रूप में नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। इसीलिए आप देखेंगे, कई बार देखते हैं आप कि आपने विधायक जी से कहलवा दिया, चूतिया टाइप के लोग होते हैं ना समाज में, कि हम भैया दुर्दशा नहीं कराएंगे लाश की, हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम, ठीक है। वो क्या करते हैं फिर, लोकल जो एमएलए एमपीज रहते हैं उनसे कहलवाते हैं पुलिस से, तो पुलिस कहती ठीक है पंचायतनामा किए ले रहे, पंचायतनामा भर देते हैं और बिना पोस्टमार्टम लाश आपको दे देते हैं। अगर कानून में ये परमिटेड नहीं है तो ये हो कैसे जाएगा? इसका मतलब परमिटेड है, कहां परमिटेड है ये आपको भले ही ना मालूम हो। तो ये इंक्वेस्ट ये तैयार किया, आगे हम लोग देखेंगे, अभी 140 141 पैरा संख्या में कहेगा कि पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि मृत्यु का कारण जानना चाहिए, क्योंकि मामला किसी अपराध से संबंधित दिखाई दे रहा है, या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से उसे लगता है कि मामला
ऐसा है जिसमें मृत्यु कारण जानना चाहिए, तो वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को भेजेगा। सिंपली फांसी लगाई है, सबको दिखाई दे रहा है, खुद ही लगाई है, ये भी दिख रहा। ठीक है, क्या जरूरत है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की? आगे उसने लिखा है पुलिस पैराज में कि इट विल बी द ड्यूटी ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आएगा अभी, कि अननेसेसरी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन न कराएं, यह लिखा है इसमें। क्योंकि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेगा कौन? सिविल सर्जन। सिविल सर्जन डॉक्टर है। आज भी देश में जो रेशियो है, वो जहां तक हमें याद पड़ता है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक डॉक्टर, ये रेशियो आ रहा है। और जब ये बना होगा, ठीक है, तो जो मर गया और जो जिंदा है, इनके बीच फर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर की जरूरत उसे ज्यादा है जो जिंदा है, और जिंदा बच सकता है डॉक्टर की मदद समय पर मिलने के कारण। हां ठीक है, अपराध समाज के विरुद्ध है, तो अगर आवश्यक लगता है तो पीएम कराइए, आवश्यक नहीं लगता तो पीएम मत कराइए। ये ड्यूटी है। हम वही कहते हैं कि पैसा देकर भी, सिफारिश से भी वही होगा जो सही है। पैसा देकर, सिफारिश से वो कभी नहीं होगा जिसकी परमिशन कानून नहीं देता। ठीक है, क्योंकि कानून कहता है अननेसेसरी पोस्टमार्टम न कराइए, लेकिन सरकारी ऑफिसर कोई निर्णय खुद नहीं लेता। वो निर्णय हमारे विनय की प्रक्रिया से ही लेता है। जैसे वो ऐसा कर लें सर, हमारा खून जल जाता है तुरंत ही। तुम्हें बुद्धि नहीं दी भगवान ने? तुम नहीं सोच सकते इस परिस्थिति में हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया, गलत हो गया, तो अभी सवाल उठेगा कि तुमने ऐसा कैसे किया, तो हमें उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उत्तर देना पड़ेगा। और उत्तर सबसे आसान यह है कि आपने कहा था इसलिए किया। सबसे आसान यही है। अभी एक सज्जन हमारे थे, उनके पास कोई मामला था, निश्चित कानून के मुताबिक वो जीतेगा। ठीक है, उनसे किसी ने कहा कि हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हम मुकदमा लिखा दो। निश्चित जो मुकदमा वो लिखा भी दें तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बताइए क्या करें? हमने कहा ये निर्णय तुम करोगे, ये तो निर्णय तुम करोगे कि तुम्हें क्या करना है, पैसे देना है नहीं देना है। बोले आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा मुकदमा, हम फिर कह रहे नहीं होगा कुछ भी, लेकिन परेशानी तो होगी। एफआईआर लिख जाएगी तो लिखेगी तो है ही, अंततः कुछ नहीं होगा। और जो अंततः आने में, एफआईआर लिखने से और अंततः आने के बीच कम से कम 6 महीने का अंतराल होगा। इस 6 महीने में तो मेरा जीना हराम कर दोगे इस पृथ्वी पर। क्यों? तो आप ही ने कहा था कि मत दो पैसे। ठीक है, तो हम ये क्यों कहें तुम्हें देने खूब दो? ठीक है, तो सरकारी ऑफिसर इसी ढंग से काम करता है, इसलिए वो हर मामले में पोस्टमार्टम कराता है। हर मामले में लिखाइए कि उनमें कराइए जिनमें जरूरत हो। लेकिन मान लो ना कराया और सवाल उठ गया तुमने क्यों नहीं कराया, कहीं हम फंस गए तो सब में कराओ, जिसमें पैसे मिल जाए या कोई कह दे, मतलब किसी पर एहसान रखने को मिल जाए, उसमें मत कराओ। ये उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, उन्हीं की नहीं, सारे सरकारी कर्मचारियों की यही कार्य व्यवहार का ढंग है। और सरकारी कर्मचारी कोई ऊपर से सरकारी कर्मचारी होके पैदा नहीं होते, वो यही हम ही लोगों में से होते हैं। हम सबकी यही प्रवृत्ति है कि दूसरे का कंधा ये मिल जाए, ठीक है, सहारे के लिए, उसके कंधे पर बंदूक रख के गोली हम चलाएं, खुद का कंधा इस्तेमाल कभी ना हो। ये सभी की आदत है। मुकदमे अधिकांश इसीलिए चल रहे हैं, अन्यथा चलते ही नहीं।
जो होना चाहिए करेंगे ही नहीं। ठीक है, और तभी लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि न्यायालय बड़ा है, क्योंकि वो होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए, करेंगे ही नहीं। और जो होना चाहिए न्यायालय तो कहेगा ये करो, जो होना चाहिए वो तो वही कहेंगे कि करो, बस तब करने लगेंगे, क्योंकि तब दूसरे कंधा मिल गया। अगर मान लो खुद करते और गलती हो जाती, मतलब गलत निर्णय लेते कि नहीं करना चाहिए तो और हो जाता, तो फिर बताना पड़ता क्यों किया। ऐसा चले न्यायालय ने कहा इसलिए किया, बाकी बैठे अपने आराम से, जनता में गलतफहमी फैल रही है। तो जो मृत्यु समीक्षा है ये जरूर की जाएगी, लेकिन हर मामले में पोस्टमार्टम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और आपने देखा था धारा 40 थी सीआरपीसी में, जो ग्राम के संबंध में नियोजित कतिपय कर्मचारियों पर और कतिपय अधिकारियों पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित करती थी। उन कर्तव्यों में यह भी शामिल था कि कोई लाश मिल रही है अनआइडेंटिफाइड, या मानव शव का कोई हिस्सा मिल रहा है, तो वो पुलिस को सूचित करे। ठीक है, क्योंकि उसके संबंध में अपराध हो सकता है। तो जो कुल मिलाकर कानून की स्थिति है उसमें पुलिस को अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, अपराध आदि के संबंध में, ठीक है, शव प्राप्त होंगे या उन्हें मृत्यु समीक्षा करने के लिए 174 या 194 सीआरपीसी में भी कुछ मामलों में कहा है कि जीव जंतु का खाया हुआ शव मिले, ऐसी मृत्यु की सूचना मिले कि किसी विवाहिता की 7 साल के भीतर डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई है, तो वो मृत्यु समीक्षा करेंगे। तो 174 रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 40 रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी। पुलिस इज ड्यूटी बाउंड, ठीक है, टू मेक इंक्वायरी, ठीक है, इन द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु समीक्षा करने के लिए वो बाध्य हैं। उसके लिए फिर यहां कर रहे हैं प्रावधान। कहता है अंडर सेक्शन 45 नाउ न्यू सेक्शन 40 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द विलेज चौकीदार, क्योंकि विलेज चौकीदार तो ग्राम पुलिस है, इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन द अकरेंस इन और नियर हिज विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ, आकस्मिक मृत्यु या आपका प्रकृति की व्यवस्था से भिन्न ढंग से मृत्यु, गिर के मर गया, जीव जंतु ने मारा है, अचानक मर गया बिना किसी कारण के, तो हो सकता है किसी ने जहर दिया हो जिसका प्रभाव इस समय हुआ, ठीक है, अचानक मर गया। तो सडन और अननेचुरल डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, संदेहजनक परिस्थितियों में, और द डिस्कवरी इन और नियर हिज विलेज ऑफ एनी कार्पस, कोई लाश बरामद हो गई, और पार्ट ऑफ ए कार्पस, या शव का, लाश का कोई भाग बरामद हो गया, इन सर्कमस्टांसेस विच लीड टू द रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल सस्पिशन दैट सच ए डेथ हैज बीन अकर्ड। नदी निकल रही गांव के पास से, लाश बरामद हो गई, देखने से ही लग रहा किसी ने बहाई थी, अंतिम संस्कार में जो यहां लग गई आंखें, तो नहीं देनी जरूरी है, ठीक है, तब देना जरूरी नहीं है। लेकिन यह लग रहा है कि सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है और लाश बरामद हो रही है, युक्ति संगत संदेह विद्यमान हो रहा है लाश के संबंध में या लाश के भाग के संबंध में, तो क्या करेगा वो तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन देगा, और जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी, व्हेन सच ए रिपोर्ट इज मेड, सच ए रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, चौकीदार ने उपरोक्त प्रकार की सूचना दी है, अननेचुरल
सडन डेथ की जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में है, या लाश का कोई भाग बरामद हुआ है गांव के पड़ोस में और उसके संबंध में युक्त संगत संदेह है, ऐसा लगता है कि ये संदेहजनक परिस्थितियां हैं, तो उसकी सूचना ग्राम चौकीदार तुरंत पुलिस को देगा। When such a report is made, a police officer empowered to make an investigation under section 174 criminal procedure code must immediately take the action indicated in this section। तो पुलिस ऑफिसर जैसे ही सूचना मिलेगी वो इस पैरा में जो कार्यवाही बताई गई है वो तुरंत करेगा। ठीक है, कौन सा पुलिस ऑफिसर? जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कौन है ये आगे बता रहा है और यही पूछा जाएगा। ऑल सब इंस्पेक्टर्स, सारे दरोगा, एंड सच हेड कांस्टेबल as may be specially selected by superintendent of police are empowered by the local government to make inquiries under section 174 of the code of criminal procedure। यानी सब इंस्पेक्टर ने अगर मृत्यु समीक्षा की है, यानी पंचायतनामा भरा है, मृत्यु समीक्षा करने के बाद पंचायतनामा पर आप प्रविष्टियां करेंगे मृत्यु समीक्षा से संबंधित, ताकि यह तय हो पाए कि मृत्यु समीक्षा की गई। तो अगर पंचायतनामा यह प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा? सब इंस्पेक्टर के द्वारा, तब तो कोई सवाल नहीं बन रहा। लेकिन अगर हेड कांस्टेबल इसके द्वारा मृत्यु समीक्षा की गई तो एज अ डिफेंस लॉयर सवाल बन रहा है, क्या आप सशक्त थे? क्योंकि सारे हेड कांस्टेबल मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त नहीं है। केवल वे जो लोकल गवर्नमेंट मीनिंग दरबाई एसपी द्वारा इसके लिए विशेषतया सशक्त किए गए, केवल वे हेड कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर है तब कोई बात नहीं। ठीक है, कह रहा ऑल सब इंस्पेक्टर and such head constable, सारे नहीं, as may be specially selected by the superintendent of police। ठीक है, तब सवाल बन रहा है। और अगर प्री में पूछा जा रहा है तो सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, if they are specially selected by the superintendent of police or local government, ठीक है, then they are empowered to conduct the, ठीक है, आपका ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है इसका तैयार किया जाना, ये कर सकते हैं। आगे कहता है इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 124 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शुड इफ पॉसिबल बी मेड बिफोर द बॉडी इज टच्ड और मूव्ड। द इंक्वेस्ट रिपोर्ट शुड बी इन द फॉर्म नंबर 211। ठीक है, वो पंचायतनामा इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो उसी स्थान पर होना चाहिए जिस स्थान पर लाश पड़ी। विदा मतलब कह रहा है कि उसी स्थान पर तैयार करिए। और कब तैयार करिए? शव को टच, छूने या मूव करने से पूर्व मृत्यु समीक्षा हो जानी चाहिए। अक्सर वहां सवाल होता है तथ्य के साक्ष्यों से। लाश पड़ी थी, पुलिस आ गई थी, पुलिस आ गई, फिर क्या हुआ? ठीक है, पंचायतनामा हुआ तो कई बार बहुत विद्वान साक्षी होते हैं, नहीं पंचायतनामा थोड़ी हुआ, पुलिस ने उठाई लाश और थाने ले गई और थाने ले जाके सब पंचायतनामा हुआ। अब आपने नाश कर दिया। ठीक है, नाश मतलब पूर्ण नाश नहीं हुआ, लेकिन ये गड़बड़ आपने कर दी है। ठीक है, और उन्हें लाख समझा लो, क्योंकि काबिल हैं आईएएस। ठीक है, उन्होंने तैयारी की थी आईएएस की, इसलिए काबिल तो बहुत ज्यादा है, मानेंगे है नहीं आपकी। आप लाख समझाओ उन्हें कि यही कहना कि पुलिस आई और पुलिस ने वही पंचायतनामा किया। लेकिन
क्योंकि भाई आईएएस की तैयारी अपने आप में बहुत ज्ञान दे देती है व्यक्ति को हर क्षेत्र का, तो वो मानेगा ही नहीं आपकी, और अपनी काबिलियत जरूर बोलेगा। अब जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं, जिनमें वकील भी शामिल होते हैं, अभी हमारी कोर्ट में एक वकील महोदय गवाह से कह रहे थे, अरे यार तुम तो कसम खा के बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हो। तो हमने कहा देखिए अननेसेसरी हैरेस मत करिए गवाह को, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमारा काम ही है। हमने कहा अननेसेसरी हैरेस मत करिए, आप उस पर अननेसेसरी मॉरल प्रेशर क्यों बना रहे हैं कि वो कसम खा के झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, कैसे आपने ये जान लिया वो झूठ बोल रहा है? आप हमें सवाल करिए, जो उत्तर आ रहा लिखने दीजिए। तो वो बाद में हमसे बोले कि वो आप कह रहे थे कि वो झूठ नहीं बोला, तो झूठ ही बोला। हमने ना, झूठ आप बोल रहे हैं। हमने कहा कि आपकी जो सत्य की परिभाषा है वो थोड़ी संकुचित है। आपकी सत्य की परिभाषा ये है कि तथ्य जैसे हैं उसको वैसे ही कहना चाहिए। हमारी सत्य की परिभाषा ये है कि जो अंतिम सत्य है वो उद्घाटित होना चाहिए, और अंतिम सत्य यह है कि आपके मुलजिम ने इसके भाई की हत्या की है। अंतिम सत्य यह है, ठीक है, और इस सत्य का उद्घाटन न्यायालय के समक्ष होना चाहिए, और इस अंतिम सत्य का उद्घाटन के लिए थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। मेरी सत्य की डेफिनेशन ये है, इसलिए बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि उसके बिना द्रोणाचार्य हथियार रखेंगे नहीं, और जब तक द्रोणाचार्य के हथियार हाथ में है तब तक अन्याय हारेगा नहीं। इससे स्वयं जिन्हें हमने ईश्वर माना है उन्होंने खड़े होकर, ठीक है, वो झूठ नुमा सच ये बुलवाया और द्रोणाचार्य की हत्या करवा दी। बिल्कुल ठीक किया, यही करना ही चाहिए। तो आपकी सत्य की डेफिनेशन और हमारी सत्य की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, अन्यथा बोल बिल्कुल सच रहा है, और अननेसेसरी उस पर दबाव बिल्कुल ना बनाइए। क्या आप कसम खा के झूठ बोल रहे? क्यों बोल रहा झूठ? बिल्कुल सही बोल रहा। और आप ये कह क्यों रहे? भाई आपको प्रतिपरीक्षा में हमारे साक्षी के शील पर प्रश्नों के माध्यम से संदेह खड़ा करने का हक है। आप उसे कहो कि देखो तुम वहां वैश्यालय में पकड़े गए, तुम वहां जुआ खेलते पकड़े गए, कहो। लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि तुम कसम खा के झूठ बोल रहे हो? ये कैसे कह सकते हो? ये आपने कैसे जाना? क्योंकि कलंकात्मक प्रश्न पूछने की इजाजत तो सुआधारित है। आपके पास जानने का कौन सा आधार था कि वो कसम खा के झूठ बोल रहा है? ये जानने का कौन सा आधार है? कोई तंत्र विद्या सीखी है? ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता। तो आपका यहां कहता है कि जब तक शव मूव हो या हटाया जाए उससे पहले पुलिस इंक्वेस्ट, पुलिस मृत्यु समीक्षा पूरी की जानी चाहिए और फॉर्म नंबर 211 भरा जाना चाहिए। ठीक है, कहता है द इंक्वेस्ट रिपोर्ट शुड बी इन फॉर्म नंबर 211 इन केसेस in which there is doubt that death was due to an accident or suicide, and in which inquiry is conducted in one day. This form may be used both as the inquest report under section 174 Code of Criminal Procedure and as the case diary prescribed under section 172. कहता मृत्यु समीक्षा आपने एक दिन में ही कर ली है, ठीक है, तो फिर यह मृत्यु समीक्षा केस डायरी का भाग भी बनेगी और ये 174 की मृत्यु समीक्षा भी होगी। ठीक है ना, और वो आप देखते हैं केस डायरी में होती है वो। ठीक है ना, आगे कहता है 134 कहता है व्हेन डेथ इज नोन, या तो हत्या हुई है, पता है मैं डेथ नोन है, ठीक है, व्हेन द डेथ इज नोन आर सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जबकि हमें पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कारण डेथ है, या हमारा संदेह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कारण डेथ है, और व्हेन फॉर एनी अदर रीजन, या अन्य कोई कारण है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसीडर इट एक्सपीडियंट सो टू डू, कि यह वांछनीय है कि ऐसा किया जाए। कैसा? जैसा ऊपर लिखा है, ही शैल नहीं, जैसा यहां लिखा है, ही शैल सेंड द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इफ द स्टेट ऑफ द वेदर
and the distance admit of its being forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render examination useless. अगर उसे लगता है कि पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए तो वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजेगा, और वो भी मौसम की परिस्थितियां और समय। हालांकि ये जिस समय बना उस समय ये सब बातें थी, क्योंकि उस समय लाने ले जाने के साधन नहीं थे। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है, आज तो जिले के किसी भी इलाके से घंटे डेढ़ घंटे बॉडी यहां आई जाएगी। ये जिस समय बना उसमें बैलगाड़ी की स्थितियां हो सकती, इसलिए लिखा है कि मौसम की स्थितियां और सड़क आदि की स्थिति को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन अफसर को अगर ये लगता है कि जब तक ये पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचे, क्योंकि जहां कहां पोस्टमार्टम होगा अभी बताएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। हालांकि 2 थाने इसमें स्पेशली उल्लिखित हैं, सेहरा में उत्तरी और खुटार, 2 थाने उल्लिखित हैं। उनका पोस्टमार्टम गोला, वहां जो अस्पताल है वहां के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जो आपका सेहरा में उत्तरी और खुटार है उससे गोला 25 किलोमीटर पड़ेगा और शाहजहांपुर पड़ेगा कम से कम 60 से 70 किलोमीटर। यानी उस समय जब बना तब भी यही स्थिति थी, इसलिए इसमें लिखा है, स्पेशली लिखा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लाया जाएगा पीएम के लिए बॉडी को। तो उस समय ये बातें बनाई गई कि साहब अगर उसे लगता है कि मौसम की परिस्थितियां और सड़क की स्थिति और लाने ले जाने में लगने वाले समय, इस सबको देखते हुए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यूजलेस हो जाएगा तो ना भेजे पीएम को। अदरवाइज अगर उसे उचित लगता है तो पीएम के लिए भेजे। ये आपका यहीं तक रखेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि कल 2-3 बजे आप लोग आ जाओ तो आ जाओ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हम खत्म कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ तो ठीक रहेगा, 3 बजे खत्म कर लेंगे। जितनी जल्दी ये समाप्त हो बढ़िया रहेगा। ठीक है, 3 बजे कल लेंगे।